अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे। क्लास आज का लेक्चर नंबर 9 है और आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो पार्टनरशिप से रेलिवेंट होगी। तो पार्टनरशिप बेसिकली है क्या, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। और बेसिकली जो प्रीव्यू है इस चैप्टर का वो यही है कि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। बेसिक पार्टनरशिप अकाउंटिंग के बारे में देखेंगे। एडमिशन एंड विड्रॉल ऑफ पार्टनर्स, इसको डिस्कस किया जाएगा और लिक्विडेशन ऑफ अ पार्टनरशिप को देखेंगे। इसके अंदर मज़ीद और भी टॉपिक्स होंगे जो कि हम साथ साथ कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज हमारी कोशिश होगी कि हम बेसिक्स को पढ़ सकें। और इसमें पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह के यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है करेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे, एडवांटेजेस एडवांटेजेस देखेंगे, पार्टनरशिप एग्रीमेंट देखा जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन विद पार्टनरशिप करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। बेसिक पार्टनरशिप अकाउंटिंग में फॉर्मिंग पार्टनरशिप, डिवाइडिंग नेट इनकम लॉस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे। एडमिशन एंड विड्रॉल ऑफ पार्टनर्स में रिवर्सिंग एंट्रीज को भी देखा जाएगा और करेक्टिंग एंट्रीज को भी देखा जाएगा। फिर लिक्विडेशन ऑफ अ पार्टनरशिप है तो इसमें नो कैपिटल डेफिशिएंसी को देखेंगे और कैपिटल डेफिशिएंसी को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है जी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसको आइडेंटिफाई हमने करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें बेसिकली यूनिफॉर्म पार्टनरशिप एक्ट जो है ये प्रोवाइड करता है बेसिक रूल्स फॉर द फॉर्मेशन एंड ऑपरेशन ऑफ पार्टनरशिप्स इन मोर देन 90% ऑफ द स्टेट्स। The Act define a partnership as an association of two or more person to carry on as co-owners of a business for a profit। जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसको हम पार्टनरशिप का नाम देते हैं। और एक्ट में भी यही चीज़ें मेंशन की गई हैं कि एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, ठीक है, जो कि को-ओनर्स भी होंगे बिजनेस के और प्रॉफिट शेयरिंग भी करेंगे, लॉस शेयरिंग भी करेंगे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप बेसिकली क्या है। प्रिंसिपल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, सबसे पहला। देन है म्यूचुअल एजेंसी, लिमिटेड लाइफ, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, को ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट वन हम सबसे पहले पार्टनरशिप करेक्टरिस्टिक्स में एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल को देखते हैं कि दो या दो से ज़्यादा लोगों की एक जो है एसोसिएशन बनेगी जिसमें आप बेसिकली बिजनेस एक परफॉर्म किया जाएगा, बिजनेस एक्टिविटी होगी और उसको हम एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल बोलेंगे। देन है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी में हमने जो है एक दूसरे के साथ मिलके काम करना होगा, ठीक है। आप किसी न किसी को अपने बिहाफ पे भी वर्किंग करवा सकते हैं। को ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी होगा, जो भी आप एसेट परचेज करेंगे अपने बिजनेस के लिए वो को ऑनरशिप में होगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी क्योंकि यहाँ आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, वो भी आपकी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। इसके अलावा अगर कोई बिजनेस से रेलिवेंट कोई डेट है तो वो आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल आउट करके पे करना पड़ेगा। लिमिटेड लाइफ है कि जब तक आप चाहेंगे तो इसकी लाइफ जो है वो कंटिन्यू रहेगी। जब आपने ख़त्म करनी होगी पार्टनरशिप तो आप इसको डिसॉल्व भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, अब इसको मज़ीद वो आगे आपके साथ डिफाइन करेगा कि एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल में क्या है जी। द एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल इन अ पार्टनरशिप में बी बेस्ड ऑन ए सिंपल एन एक्ट एज अ हैंडशेक, हाउएवर इट इज़ प्रेफरेबल टू स्टेट द एग्रीमेंट इन राइटिंग। तो बेसिकली अगर दो लोग रजामंद है बिजनेस को चलाने के लिए तो सिंपली इन दोनों की मिलने से ही जो है पार्टनरशिप का बिजनेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर बेहतर ये है, प्रेफरेबल जो है ये समझा जाता है कि अगर आप इसको रिटन एग्रीमेंट में ले आएँ तो ये ज़्यादा बेहतर है। Partnership is a legal entity for certain purposes. Property can be owned in the name of the partnership. Partnership is an accounting entity for financial reporting purposes. Net income of a partnership is not taxed as a separate entity. Each partner's share of income is taxable at personal tax rate. तो जो नेट इनकम होगी पार्टनरशिप की उसके ऊपर आप जो है वो टैक्स नहीं लगा सकते जिसे हम कॉरपोरेशन पे लगाते हैं। लेकिन हर बंदे का जो पार्टनर्स होंगे उनके हर एक के शेयर जो होगा इनकम में उसके ऊपर जो है आपका जो है वो टैक्स लगेगा पर्सनल टैक्स रेट के मुताबिक। देन है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है कि ईच पार्टनर एक्ट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द पार्टनरशिप व्हेन इंगेजिंग इन पार्टनरशिप बिजनेस। तो जितने भी पार्टनर्स होंगे वो पार्टनरशिप के बिहाफ पे जो है वो बिजनेस जो है वो कैरी कर रहे होंगे या उसको ऑपरेट कर रहे होंगे। द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन ऑल अदर पार्टनर्स। दिस इज ट्रू इवन when partners act beyond the scope of their authority so long as the act appear to be appropriate for the partnership। तो बेसिकली जो भी एक्ट होगा पार्टनर्स का वो दूसरे तमाम पार्टनर्स को जो है वो बाइंड करेगा,
ठीक है? और ये बेसिकली जो एक्ट के मुताबिक आपने ये काम इसमें करना होगा और देखना होगा कि पार्टनरशिप का बिज़नेस जो है, उसमें किसकी क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या-क्या ड्यूटीज़ हैं, ये आपने सारा मिलके इस चीज़ को देखना होगा पार्टनरशिप के बिज़नेस में। देन है लिमिटेड लाइफ, तो पार्टनरशिप हैव अ लिमिटेड लाइफ. पार्टनरशिप डिसोल्यूशन अकर व्हेनेवर अ पार्टनर विड्रॉल और अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड. तो अगर कोई पुराना पार्टनर विड्रॉ करके जा रहा है या कोई नया पार्टनर आ रहा है बिजनेस के अंदर, तो फिर पार्टनरशिप जो है वो आपकी डिसॉल्व हो जाएगी. पार्टनरशिप एंड इनवॉलंटरली बाय डेथ और इनकेपेसिटी ऑफ अ पार्टनर. और अगर वॉलंटरली आप एंड करना चाह रहे हो तो फिर एक्सेप्टेंस ऑफ अ न्यू पार्टनर और विड्रॉल ऑफ अ पार्टनर होगा. अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन दैट ईच पार्टनर इज पर्सनली एंड इंडिविजुअल लाइबल फॉर ऑल पार्टनरशिप लाइबिलिटी. तो बेसिकली अनलिमिटेड लाइबिलिटी का ही मतलब है कि अगर कोई डेट आपने पे करना है तो आपका जो पर्सनली जो होगा एसेट वो भी आप उसको यूज़ करेंगे, और जितना भी आपने पार्टनरशिप के बिजनेस के अंदर अपना पैसा लगाया होगा वो भी आपका इन्वॉल्व हो रहा होगा. Creditors claim attached first to partnership assets. If these are insufficient, the claim then attached to the personal resources of any partner, irrespective of that partner's capital equity in the company. तो सबसे पहले जब बिजनेस डिसॉल्व हो रहा होता है या बिजनेस ख़त्म हो रहा होता है या बैंक हो जाता है तो क्रेडिटर सबसे पहले क्लेम करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले क्रेडिटर का क्लेम होगा पार्टनरशिप के एसेट्स के ऊपर. ठीक है, अगर ये इनसफिशिएंट है तो फिर ये क्लेम जो है आपको अपने पर्सनल रिसोर्सेज को सेल आउट करके और इन क्रेडिटर्स के क्लेम को पूरा करना होगा. को-ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी है, तो इसमें पार्टनरशिप एसेट आर को-ओन्ड बाय द पार्टनर्स. वंस एसेट हैव बीन इन्वेस्टेड इन द पार्टनरशिप दे आर ओन्ड जॉइंटली बाय ऑल द पार्टनर्स. अगर पार्टनरशिप का एसेट जो आप परचेज करने जा रहे हैं वो को-ओन्ड है, बाकी दूसरे पार्टनर्स के साथ जो है उसको उसकी ओनरशिप जो है वो लिंक कर रही होगी. तो अगर एक एसेट आप परचेज करते हैं पार्टनरशिप के लिए तो इस एसेट के अंदर जो है वो तमाम ओनर्स का जो है वो को-ओनरशिप होगी. Then है जी पार्टनरशिप इनकम और लॉस इज आल्सो co-owned if the partnership contract doesn't specify to the contrary. नेट इनकम और नेट लॉस इज शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर्स. इसमें पार्टनरशिप अगर इनकम आती है या लॉस आता है तो ये भी co-owned होगा. ठीक है, अगर लॉस है तो वो भी आपको शेयर करना पड़ेगा पार्टनर्स के दरमियान, और अगर प्रॉफिट है तो वो भी आप शेयर करेंगे. देन है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ पार्टनरशिप. इसमें एडवांटेजेस उसने बताया आपको कि कंबाइनिंग स्किल एंड रिसोर्सेज ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल्स. ठीक है, दो या दो से ज़्यादा लोगों की जो स्किल्स होंगी रिसोर्सेज होंगी वो कंबाइन हो जाएंगे, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है. देन ईज ऑफ फॉर्मेशन, बहुत आसानी से आप इसको फॉर्म कर सकते हैं. फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंटल रेगुलेशन एंड रिस्ट्रिक्शन, इसके ऊपर आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेगुलेशन या रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी. ईज़ ऑफ डिसीजन मेकिंग है, आसानी से आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं. डिसएडवांटेजेस जो हैं वो म्यूचुअल एजेंसी है. और देन है जी लिमिटेड लाइफ और अनलिमिटेड लाइबिलिटी. तो ये डिसएडवांटेजेस जो हैं ये हमने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले करेक्टरिस्टिक्स में हमने डिस्कस की. देन है पार्टनरशिप एग्रीमेंट. तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बेसिकली रिटन कॉन्ट्रैक्ट रेफर टू एज द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसको आर्टिकल ऑफ को पार्टनरशिप भी बोला जाता है. कंटेन सच बेसिक इंफॉर्मेशन एज द नेम एंड प्रिंसिपल लोकेशन ऑफ द फर्म, द पर्पस ऑफ द बिजनेस एंड द डेट ऑफ द इंसेप्शन. तो ये सारी चीज़ें आपके आर्टिकल ऑफ को पार्टनरशिप में या पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर आपको मेंशन करनी पड़ती हैं. जिस तरह फॉलोइंग आपको ये बता रहा है कि रिलेशनशिप अमंग दी पार्टनर शुड बी स्पेसिफाइड. नेम एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टनर, हर एक पार्टनर का नाम और कैपिटल कितना उसने कंट्रीब्यूट किया ये आपको बताना होगा. देन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स बताएंगे आप. देन बेसिस फॉर शेयरिंग नेट इनकम और नेट लॉस, प्रोविजन फॉर विड्रॉल्स ऑफ एसेट्स, प्रोसीजर फॉर सबमिटिंग डिस्प्यूट टू द arbitration, procedure for the withdrawal or addition of a partner, rights and duty of surviving पार्टनर्स इन द इवेंट ऑफ अ पार्टनर्स डेथ. तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी एग्रीमेंट में मेंशन पहले ही करनी पड़ेंगी. देन सेकंड ऑब्जेक्टिव है हमारे पास एक्सप्लेन दी अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ पार्टनरशिप. तो इसमें बेसिकली हमने देखना है कि पार्टनरशिप फॉर्म हो रही है तो इसको हम किस तरह जो है अकाउंटिंग के अंदर इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे. तो यहाँ सबसे पहले जी एक उसने एग्जांपल आपको दी कि अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ अ पार्टनरशिप दिस पर्सनल कंप्यूटर शुड बी रिकॉर्डेड एट इट्स एफएमवी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ $2500 इंस्टेड ऑफ बुक वैल्यू विच आफ्टर डेप्रिसिएशन में बी मच स्मॉलर. अब यहाँ ये बता रहा है कि जी पार्टनरशिप फॉर्म होगी है और एक पर्सनल कंप्यूटर है जो कि आपने रिकॉर्ड किया था फेयर मार्केट वैल्यू के मुताबिक 2500 का इंस्टेड ऑफ बुक वैल्यू. तो इसकी डेप्रिसिएशन जो है वो बहुत कम होगी, लेकिन इसको आपको रिकॉर्ड तो करना होगा. तो आप किस तरह इसको रिकॉर्ड करेंगे तो इसके बारे में वो आपको बता रहा है कि ईच पार्टनर्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन अ
partnership should be recorded at the fair market value of the asset at the date of their transfer to the partnership. तो जब पार्टनरशिप फॉर्म होगी तो हर पार्टनर का इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो रिकॉर्ड की जाती है या करनी चाहिए फेयर मार्केट वैल्यू के मुताबिक जिस टाइम आपके पार्टनरशिप के जो एसेट्स हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे होंगे। द वैल्यू असाइन्ड मस्ट बी एग्री टू बाय ऑल ऑफ द पार्टनर्स। अब ये जो वैल्यू है वो असाइन की जाएगी और तमाम जो पार्टनर्स हैं इस पर एग्रीड भी होंगे। After the partnership has been formed, the accounting is similar to the accounting for the transaction of any other type of the business organization. जब पार्टनरशिप आपकी फॉर्म हो गई है तो अकाउंटिंग बिल्कुल वैसे ही रिकॉर्डिंग आपका करते जाएंगे जिस तरह आप दूसरी बिजनेस फॉर्म के अंदर आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अब यहाँ ये आपको एग्जांपल दे रहा है बुक एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट इन्वेस्टेड। तो सबसे पहले आपको बुक वैल्यू दे रहा है, ठीक है। अब ये दो आपके पास पार्टनर्स हैं और उनकी फिर मार्केट वैल्यू भी आपको बता रहा है। तो यहाँ कैश जो है ए रोल्फे और टी शिया के पास जो था बिफोर पार्टनरशिप जो था वो 8,000 9,000 था और मार्केट वैल्यू भी इनकी 8,000 9,000 ही रही क्योंकि कैश है आपके पास। देन ऑफिस इक्विपमेंट है तो ऑफिस इक्विपमेंट एक पार्टनर के पास 5,000 था और जब इसकी मार्केट वैल्यू लगी तो डेफिनेटली वो ऑफिस इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन को लगा के 4,000 जो है वो उसकी मार्केट वैल्यू आ गई। देन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो 2,000 थी, ठीक। और अकाउंट रिसीवेबल जो है वो दूसरे पार्टनर का पड़े हुए थे वो 4,000 के थे, वो एज इट इज़ आपको लिखने होंगे। अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स जो हैं वो दूसरे जो टी शिया है उनकी अकाउंट्स के अंदर था 700 का, जबकि जब इनको मार्केट वैल्यू हमने देखा तो वो 1,000 के अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स थे। अब इसी तरह दोनों पार्टनर्स का जो टोटल है वो आपके सामने है। ए रोल्फी का 11,000 है जबकि मार्केट वैल्यू इसकी जो है राउंड अबाउट 12,000 बनती है और इसी तरह टी शिया का 12,300 बुक वैल्यू आ रही थी टोटल, जबकि मार्केट वैल्यू के हिसाब से जब इनका हमने टोटल किया तो वो 12,000 आ रही थी। इसी तरह भी यहाँ ये आपको बता रहा है कि एयर ऑल्फी एंड टी शिया कंबाइन देयर प्रोप्राइटरशिप और टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप दे हैव द फॉलोइंग एसेट्स प्रायर टू द फॉर्मेशन ऑफ द पार्टनरशिप। तो ये दो जो पार्टनर्स थे ये सब पहले जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस कर रहे थे, फिर इन दोनों ने सोचा कि हम मिलके बिजनेस स्टार्ट करें तो वो बिजनेस जो है वो पार्टनरशिप की फॉर्म बन गया। अब इसी का उन्होंने फॉर्मेशन से पहले का आपको उनकी बुक वैल्यू बता दी और फॉर्मेशन के बाद बता रहे हैं। अब ये एंट्रीज टू रिकॉर्ड दी इन्वेस्टमेंट कैसी होगी। अब रिकॉर्डिंग हमने बेसिकली इन्वेस्टमेंट करनी ना पार्टनरशिप। तो जब इन्वेस्टमेंट हम करेंगे तो देखेंगे अकाउंट टाइटल एंड एक्सप्लेनेशन डेबिट और क्रेडिट की हम कॉलम्स बनाएंगे। इन्वेस्टमेंट ऑफ ए रोल्फी देखेंगे, ठीक है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट ऑफ टी शिया देखेंगे। अब जो ए रोल्फी जो पहला पार्टनर था उसकी कैश की इन्वेस्टमेंट है और ऑफिस इक्विपमेंट की है और इनका जो कैपिटल है वो टोटल बना 12,000। इसी तरह इन्वेस्टमेंट ऑफ टी शेयर की जो कैश की और अलाउंस अकाउंट रिसीवेबल की अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स और इनका कैपिटल भी अराउंड अबाउट 12,000 के करीब ही बना दोनों का। अच्छा, अब डिवाइडिंग नेट इनकम और नेट लॉसेस जो है ये हमने देखना है। तो पार्टनरशिप नेट इनकम और नेट लॉसेस शेयर्ड इक्वली अनलेस दी पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट इंडिकेट अदरवाइज, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आपको इक्वली शेयर करना पड़ेगा अगर आपने पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में उसकी कोई स्पेसिफाई कोई परसेंटेज जो है वो मेंशन नहीं की। तो the same basis of division usually applies to both net income and net loss and is called the income ratio or the profit and loss ratio. A partner's share of net income और net loss is recognized in the account through closing entries. तो हम ये सारी चीज़ें जो है closing entry के थ्रू जो है ये शेयर जो पार्टनर्स का है नेट इनकम का, ये नेट लॉस का, इसको रिकग्नाइज करते हैं। क्लोजिंग एंट्रीज बेसिकली क्या है, चार क्लोजिंग एंट्रीज जो है वो पार्टनरशिप के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। डेबिट ईच रेवेन्यू अकाउंट फॉर इट्स बैलेंस एंड क्रेडिट इनकम समरी फॉर टोटल रेवेन्यूज। तो जितने बैलेंसेस होंगे उनको हमें डेबिट करना होगा रेवेन्यू अकाउंट के साथ और तमाम रेवेन्यूज को हमें क्लोज करना पड़ेगा इनकम समरी के साथ क्रेडिट करते हुए। इसी तरह इनकम समरी को अगर हमने डेबिट करना है तो टोटल एक्सपेंस के साथ करेंगे और क्रेडिट अगर हमने ईच एक्सपेंस अकाउंट करना है तो उसके बैलेंस के साथ करेंगे। इसी तरह डेबिट या क्रेडिट इनकम समरी फॉर इट्स बैलेंस एंड डेबिट एंड क्रेडिट ईच पार्टनर्स कैपिटल फॉर हिज और हर शेयर ऑफ नेट इनकम और लॉस। Debit each partner's capital account for the balance in that partner's drawing account and each partner's drawing account for the same amount. तो यहाँ इसने बेसिकली आपको क्लोजिंग एंट्रीज के बारे में बता दिया कि किन किन अकाउंट्स को आपने किस तरह क्लोज करना है और किन अकाउंट्स को आपने क्लोज करते हुए डेबिट करना है और क्रेडिट करना है। क्लोजिंग एंट्रीज में वो सेम आपको बता रहा है कि पहली दो एंट्रीज जो होंगी वो बिल्कुल वैसी होंगी जैसे हम प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस में करते हैं, लेकिन जो आखिरी दो एंट्रीज होंगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। तो देयर आर टू और मोर ऑनर्स कैपिटल एंड ड्राइंग अकाउंट्स। इट इज नेसेसिटी टू डिवाइड नेट इनकम और लॉस अमंग दी पार्टनर्स।
अब यहाँ आपको एक एग्जांपल दे रहा है कि एबीसी कंपनी हैज़ नेट इनकम ऑफ $32,000 फॉर 2002. दी पार्टनर्स एल आर्बर एंड डी बार्नेट शेयर नेट इनकम एंड नेट लॉस इक्वली एंड ड्राइंग फॉर द ईयर वर आर्बर $8,000 एंड बार्नेट $6,000. द लास्ट टू क्लोजिंग एंट्रीज आर, अब जो आखिरी दो एंट्रीज हैं वो उसने कैलकुलेट करके आपको यहाँ बताई हैं कि टोटल जो बैलेंस है वो 32,000 है, प्रॉफिट हुआ इनको। अब ये 32,000 जो है ये अब आपने जो है वो शेयर करना है इन दोनों पार्टनर्स के दरमियान। अब यहाँ साथ उसने कह दिया कि आर्बन ने 8,000 जो है वो पहले ही ड्रॉ कर लिए हुए हैं और बार्नेट ने जो है वो 6,000 ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ इनकम समरी के साथ हम इन क्लोजिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हुए बताएंगे कि इनकम समरी जो है वो बेसिकली आपका 32,000 ही है आपका जो टोटल नेट इनकम आई, और एल आर्बर के जो कैपिटल है इसके साथ हम 50% को मल्टीप्लाई करते हुए निकालेंगे और जो बार्नेट है उसका भी 50% के हिसाब से 16,000 आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो इसके साथ ही एंट्री आएगी वो आएगी कैपिटल की और ड्राइंग्स की। अब कैपिटल बेसिकली इनका कितना था जी, अब वो हमने कैलकुलेट करके बताना है। अब कैपिटल इनका था 8,000, एल आर्बर का और बार्नेट का जो था वो कैपिटल जो है ड्राइंग के हिसाब से जो आपने निकाला वो 6,000 था। तो यहाँ हमने दोनों जो कैपिटल और ड्राइंग्स को एक दूसरे के साथ क्रेडिट और डेबिट किया ताकि हम ड्राइंग अकाउंट को हम यहाँ क्लोज कर सकें। तो बेसिकली आपने क्लोजिंग एंट्रीज को इस तरह क्लोज करना होगा। ओके, देन इसने टी अकाउंट्स बनाए हैं। अब टी अकाउंट्स में वो बता रहा है आपको कि अज्यूमिंग द बिगिनिंग कैपिटल बैलेंस इज $47,000 फॉर आर्बर एंड $36,000 फॉर द बार्नेट। द कैपिटल एंड ड्राइंग अकाउंट विल शो द फॉलोइंग आफ्टर पोस्टिंग द क्लोजिंग एंट्रीज। अब एल आर्बर कैपिटल इसके उसने आपको बता दिया, ठीक है, बैलेंस कितना है। अब इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है वो भी उसने शो कर दिया, ठीक। इसी तरह जो एल आर्बर की ड्राइंग्स थी वो भी उसने यहाँ शो कर दी। इसी तरह डी बार्नेट के कैपिटल है उसका टी अकाउंट शो किया और इसकी ड्राइंग्स जो है उसने यहाँ आपको शो करके दिखाई। ओके, थर्ड ऑब्जेक्टिव है हमारे पास आइडेंटिफाई द बेसिस फॉर द डिवाइडिंग इन नेट इनकम और नेट लॉसेस। अब इसमें नेट इनकम रेशियोज के बारे में हमने देखना है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट शुड स्पेसिफाई द बेसिस फॉर शेयरिंग नेट इनकम और नेट लॉस। द फॉलोइंग आर टिपिकल इनकम रेशियोज। A fixed ratio expressed as a proportion 6:4, a percentage 60% and 40%, or a fraction 3/5 and 2/5. A ratio based on either capital balances at the beginning of the year or on average capital balances during the year. Salaries to the partners and the remainder on a fixed ratio. Interest on partners' capital and the remainder on a fixed ratio. Salaries to partners, interest on capital partners capital and the remainder on a फिक्स्ड रेशियो। अब इसको हमने आगे एग्जांपल्स के थ्रू भी हम देखेंगे। अब यहाँ ये आपको एग्जांपल दे रहा है इनकम शेयरिंग रेशियो जो कि फिक्स्ड रेशियो उसने यहाँ आपको बता दिया कि इफ़ ए हगीज एंड डी लेन आर पार्टनर्स ईच कंट्रीब्यूटिंग द सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल बट हगीज एक्सपेक्ट टू वर्क फुल टाइम एंड लेन ओनली पार्ट टाइम, 2/3 and 1/3 fixed ratio may be equitable. The entry to close $21,000 net income to the partner's capital account. अब बेसिकली जो आपका कैपिटल अकाउंट है वो 21,000 से आपने क्लोज करना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में। तो इनकम समरी जो होगी आपकी 21,000 से डेबिट हो जाएगी, ठीक है। और इनका कैपिटल जो है क्योंकि फिक्स रेशियो उसने बताई हुई है तो ए हगीज को आपने 21,000 को 2/3 के साथ मल्टीप्लाई करते हुए उसका कैपिटल आपने जो है वो एक्सट्रैक्ट किया। इसी तरह डी लेन का कैपिटल आपने बताया वो 7,000 है और इस तरह आपने इस अकाउंट को क्लोज कर दिया। इसी तरह जी टिपिकल इनकम शेयरिंग रेशियो कैपिटल बैलेंसेस के अंदर दिस इनकम शेयरिंग रेशियो मे बी बेस्ड ईदर ऑन कैपिटल बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और ऑन एवरेज कैपिटल balances during the year. Capital balances income sharing may be equitable when a manager is hired to run the business and the partners don't plan to take an active role in the daily operations. देन है जी टिपिकल इनकम शेयरिंग रेशियो। अब जो इनकम शेयरिंग रेशियो है ये सैलरी की अगर बेस पे हम करें तो इनकम शेयरिंग बेस्ड ऑन द सैलरी अलाउंस में भी सैलरी अलाउंस टू पार्टनर्स एंड द रिमाइंडर ऑन अ फिक्स्ड रेशियो और सैलरी अलाउंसेस टू पार्टनर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एंड द रिमाइंडर ऑन अ फिक्स्ड रेशियो। सैलरीज टू पार्टनर्स एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल balances are not expense of the partnership, therefore these items don't enter into the matching of a expense with the revenues and the determination of net income or net loss.
अब यहाँ ये आपको एग्जांपल के थ्रू आपको बताएगा कि एक कंपनी है किंग्सली कंपनी, इसकी इनकम स्टेटमेंट आपको शो कर रहा है और ये सेल इन्होंने बताया 200,000 है, नेट इनकम की जो इनकी आई है वो 22,000 है। अब डिवीजन ऑफ नेट इनकम हम कर रहे हैं सैलरी अलाउंसेस के ऊपर। अब सैलरी अलाउंसेस जो है ये दो पार्टनर्स हैं, सारा किंग और रेली, ठीक है, इनका टोटल भी साथ उसने शो किया हुआ है। तो सैलरी अलाउंसेस जो है इनके पास वो 84,000 और 6,000 के और टोटल इनका 14,400 आता है। और इसके साथ साथ वो आपको यहाँ बता रहे हैं कि सारा किंग एंड रे ली आर को पार्टनर इन दी किंग्स ली कंपनी। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड सैलरी अलाउंस ऑफ 8400 फॉर सारा एंड 6000 फॉर रे। सेकंड को आपको बता रहे हैं कि इंटरेस्ट अलाउंसेस ऑफ 10% ऑन द कैपिटल बैलेंसेस एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। और थर्ड आपको बता रहा है कि जो रिमाइंडर बचेगा वो इक्वली आपने डिस्ट्रीब्यूट करना और डिवीजन ऑफ द 2000 टू नेट इनकम ऑफ 22,000 इज एज फॉलोज। अब यहाँ इसने कैलकुलेशन करके आपको बता दिया कि इंटरेस्ट अलाउंसेस ऑन पार्टनर्स भी हाफ जो होगा वो डेफिनेटली सेम है, 10% के हिसाब से आपने लगाना होगा। तो सारा का 28,000 है और रे ली का जो है वो 24,000 है, ठीक है। तो 10% के हिसाब से 2800 आ गया सारा का और 2400 आ गया रेली का। टोटल सैलरीज जो है उसने कैलकुलेट करके आपको बता दी। फिर रिमेनिंग इनकम जो आएगी आपके पास, क्योंकि ये टोटल आपके पास आ रहा है 19,600 अलाउंसेस के बाद, इंटरेस्ट अलाउंसेस के बाद। तो 22,000 में से आप 19,600 को माइनस कर देंगे तो आपके पास बाकी अमाउंट जो निकली वो 2400 है। तो इस 2400 को आपने रिमाइंडर है इसको इक्वली आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है 50% की रेशो के साथ। तो 1200 जो है ये सारा के और रे ली के अकाउंट में आपको ऐड करना होगा। तो 2400 आपका जो है टोटल रिमाइंडर था। तो टोटल डिवीजन जो आपके पास है वो 22,000 को आपने सारा ली में और रे ली में डिस्ट्रीब्यूट किया 12,400 और 9,600 रिस्पेक्टिवली। Salaries, interest, and remainder on a fixed ratio. So capital balances on January 1, 2002 were Sarah King, $28,000 and Ray Lee, $24,000. The entry to record the division of net income is, अब यहाँ इसने रिकॉर्डिंग करके आपको बताया है कि आप जनरल जर्नल में जब क्लोजिंग एंट्रीज कर रहे होंगे तो इनकम समरी को आपने डेबिट करना है, सारा के कैपिटल को रे के कैपिटल को आपने क्रेडिट करते हुए इस अकाउंट को आपने क्लोज करना है। देन है डिवीजन ऑफ नेट इनकम। इनकम डेफिशिएंसी अगर है तो फिर आप कैसे इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो नेट इनकम इन किंग्सली इज इशूड टू बी ओनली $18,000। अगर इनकी जो इनकम है वो $18,000 आती है, ठीक है, तो इन दिस केस द सैलरी एंड इंटरेस्ट अलाउंसेस विल क्रिएट अ 1600 डेफिशिएंसी हो जाती है इसमें, ठीक है, सैलरीज और इंटरेस्ट अलाउंसेस में। तो फिर आप इसकी कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, डिवीजन ऑफ नेट इनकम कैसे होगा ऑन द बेसिस ऑफ टोटल सैलरीज एंड इंटरेस्ट, वो उसने शो किया यहाँ। तो टोटल सैलरीज एंड इंटरेस्ट 11,200 और 8,400 है दोनों पार्टनर्स का अलग अलग। रिमेनिंग डेफिशिएंसी जो है वो 600 है, 1,600 है। तो 1,600 को हमने 50% के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों पार्टनर्स में। तो इन दोनों में आपने 800 डिस्ट्रीब्यूट किया। तो टोटल अब डिवीजन जो आई है वो 18,000 को आपने डिवाइड करना था सारा किंग में और रे ली में। तो 10,400 सारा किंग का आ गया, जो आपने 18,000 में से जो पोर्शन निकाला कैपिटल का। इसी तरह रे ली का 7,600 आ गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है वो है जी डिस्क्राइब द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर हमने पार्टनरशिप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी हो तो फिर हम कैसे फॉर्मेट और कंटेंट को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पार्टनर्स कैपिटल स्टेटमेंट आपको शो कर रहा है, ठीक है। तो ये किंग्सली की ही जो अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया प्रीवियस एग्जांपल में, तो इन्हीं का हम कैपिटल स्टेटमेंट को फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो ऑनर्स इक्विटी स्टेटमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप इज कॉल्ड द पार्टनर्स कैपिटल स्टेटमेंट। जो बेसिकली हम ऑनर्स इक्विटी स्टेटमेंट कहते हैं उसी को हम पार्टनरशिप के बिजनेस में पार्टनर कैपिटल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो इट्स फंक्शन इज टू एक्सप्लेन द चेंजेस इन ईच पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड इन टोटल पार्टनरशिप कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। The enclosed partners capital statement for the Kingsley company is based on the division of $22,000 of net income। ठीक है, अब यहाँ बेसिकली दो पार्टनर्स है, सारा किंग और रेली, ठीक है। टोटल भी उसने आपको बता दिया कि जनवरी 1 में कैपिटल जो है वो टोटल था 52,000, सारा किंग का 28,000 था और रे ली का 24,000 था। एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो थी वो 2,000 की थी सारा किंग की, और नेट इनकम जो थी वो 12,400 सारा किंग का था जो अभी हमने कैलकुलेट किया, रे ली का 9,600 था। और टोटल इस तरह सारा का और रे का 42,400 और 33,600 रिस्पेक्टिवली आए और टोटल हमारे पास जो नेट इनकम आ रही थी वो 76,000 आ रही थी। अब इसमें से ड्राइंग्स जो है वो हमने लेस करके कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर में सारा किंग का
35,400 है, रेल ई का 28,600 है और टोटल हमारे पास 64,000 आ गया। तो इस तरह आप कैपिटल स्टेटमेंट को फॉर्म करते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरह फॉर्म की जाती हैं पार्टनरशिप के बिजनेस में। देन है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट इसने यहाँ पार्शियल आपको बताई हुई है, जिसमें टोटल लाइबिलिटीज़ को और इक्विटी को उसने यहाँ यूज़ किया। अब यहाँ ऑनर इक्विटी के बजाय हम कैपिटल्स को जो है कैपिटल अकाउंट को शो करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट एंड द पार्टनर्स कैपिटल एंड ड्राइंग्स अकाउंट। द बैलेंस शीट फॉर द पार्टनरशिप इज same as for a proprietorship, except in the owner's equity section the capital balances of the partners are shown in the balance sheet. The owner's equity section of a balance sheet for the Kingsley company is enclosed. तो यहाँ पार्शियल उसने बताई हुई है, इसमें एसेट्स को उसने शो नहीं किया, वह सिर्फ लाइबिलिटी और कैपिटल को शो कर रहा है। तो एसेट इसने एज्यूम किए हैं कि 1,15,000 है, ऑनर इक्विटी जो है वो सारा किंग की और रेल ई की जो है वो 35,400 है, 28,000 और 600 है। ठीक है, तो टोटल ऑनर्स की या कैपिटल जो टोटल पार्टनर्स का है वो 64,000 आता है। तो हम लाइबिलिटीज़ में ऑनर इक्विटी को या कैपिटल के अकाउंट को जब ऐड कर देते हैं तो हमारे पास टोटल लाइबिलिटी एंड ऑनर इक्विटी का पोर्शन आ जाता है, जो कि 1,79,000 हमारे पास शो कर रहे हैं। ओके क्लास, यहाँ तक कि आपका लेक्चर था। उम्मीद करते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर भी हुई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद हम इन मज़ीद टॉपिक्स को पार्टनरशिप से रेलिवेंट जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।